स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। तो इसको भी ऐसे ही प्रूव कर सकते हो, ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, प्रूव इट। यूलर्स फॉर्म से ही करना। पांचवा, ये खतरनाक है, पांचवा और छठा ये खतरनाक है, इसको बोलते ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटीज, इससे थोड़ा बच के, इसको मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एडवांस। तो आपने ट्रायंगल पढ़ा होगा, ट्रायंगल में दो इनइक्वालिटीज पढ़ा होगा कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। ध्यान देना मेरी बात पे। मैं पहला पार्ट डिराइव कर रहा हूं। लेट्स से वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर्स लाइक, अच्छा ट्रायंगल इनइक्वालिटी बताने के पहले मैं एक दो बातें आपको क्लियर करा दूं। हाउ डू वी डिफाइन Z1 माइनस Z2? लेट्स से वेक्टर आपने पढ़ा है ना, बिल्कुल वेक्टर जैसा कॉम्प्लेक्स नंबर बिहेव करता है। लेट्स से वी हैव this as Z1, let's say we have this complex number as Z2. So when I am writing Z1 minus Z2 का mod, this means distance between Z1 and Z2. अगर मैं वेक्टर के टर्म में बात करता, अगर R1 वेक्टर माइनस R2 पोजीशन वेक्टर अगर बात करता, तो Z1 माइनस Z2 बेसिकली इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और Z2 माइनस Z1 लिखूंगा तो इस वेक्टर को। अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं आगे बात करूंगा ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर एज वेक्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ वेक्टर डिस्कस करूंगा। बट अगर Z1 माइनस Z2 कहीं पे लिखा हुआ, उसका मॉड लिखा हुआ है, तो उसका मीनिंग होगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Z1 एंड Z2। उसका मीनिंग होगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Z1 एंड Z2। अगर Z1 प्लस Z2 लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हो Z1 माइनस माइनस Z2, या Z2 माइनस माइनस Z1 भी लिख सकते हो। सो डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड माइनस Z2 बोल सकते हो, या डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड माइनस Z1 एंड Z2 भी बोल सकते हो। ध्यान देना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, Z2 माइनस माइनस Z1 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड माइनस Z2, या इसी को ऐसा भी बोल सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन माइनस Z1 एंड Z2 भी बोल सकते हो, ऐसा। तो ये ज्योमेट्रिकल मतलब है। अच्छा, मॉड Z को क्यों बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन Z एंड जीरो? क्योंकि Z को ऐसा लिख सकते हो, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन Z एंड ऑरिजिन। माने Z का डिस्टेंस ऑरिजिन से, इसको मॉड Z लिखते हैं। ठीक है, तो ये मीनिंग है, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। अब मैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे आता हूँ थोड़ा डिटेल में। इसको कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ के इसको अलग से नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे अलग से। ये सिंबल है भाई, समझना, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना कि सर मॉड Z1 माइनस मॉड Z1 माइनस Z2 का मॉड ऐसे क्यों लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, ये सिंबल है, पहली बात। और दूसरी बात, इसको समझा भी जा सकता है, ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझा भी जा सकता है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ध्यान देना। इसको इसको हालांकि मैं ज्योमेट्री में बताता अच्छे से, बट अगर मान लो समझना है कि ये डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2 क्यों हो गया, तो मान लो Z1 अगर x प्लस आयोटा y1 है,
जिसको मैं x1 कॉमा y1 से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, और z2 मान लो एक पॉइंट, एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज x2 प्लस आयोटा y2 में लिख रहा हूँ इसको। लेट्स से दिस इज x2 प्लस आयोटा y2 है, जिसको मैं x2 कॉमा y2 से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। व्हेन आई राइट z1 माइनस z2 कम, तो ये कितना हो जाएगा, x1 माइनस x2 रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा आयोटा y1 माइनस y2। व्हेन आई अप्लाई मॉड ऑफ दिस थिंग, तो रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट जो उसका स्क्वायर, मॉडुलस को ऐसे ही डिफाइन करते हैं, और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसी तरीके से हमने मॉड को डिफाइन किया था। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये क्या है, दिस इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। ये जो दो पॉइंट्स डिफाइन किया आपने, इसी के बीच का तो डिस्टेंस है ना ये, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इसीलिए मॉड ऑफ z1 माइनस z2 को डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2 बोलते हैं। क्लियर हो गया यहां से, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये एक्सप्लेनेशन। Yes, sir. अब आ जाओ पांचवें प्रॉपर्टी पे, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ट्रायंगल इनइक्वलिटी। इसमें हम लोग दो फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक मैं डायग्राम बनाता हूं, और इसको जरा ध्यान से समझना, देखना। ये मान लो आर्गेन प्लेन है, रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, and let's say we have two complex numbers in this way. Let's say this is z1, this is complex number z2, and let's say we have minus z2 like this, and let's complete two triangles. One this triangle and another this triangle. Let's say this is point A, this is point B, this is point C, which is basically indicating minus z2. देखना, ध्यान देना, अगर किसी आर्गेन प्लेन में मान लो ये A और ये B हुआ, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ A प्लस आयोटा B हो गया। अगर मैं इतना ही यूनिट इधर जाता हूँ, मतलब माइनस A, और इतना ही यूनिट इधर जाता हूँ, मैंने माइनस B, और इसको अगर मैं मिला दिया, तो दिस विल बी माइनस A माइनस आयोटा B। यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, खाली ये जो एंगल थीटा था इसके बराबर ये एंगल इधर आ जाएगा। समझ रहे हो? तो अगर a प्लस आयोटा बी आर्गेन प्लेन में पता है, a माइनस आयोटा बी कैसे डिनोट करेंगे, ये सब ज्योमेट्री सीखना पड़ेगा थोड़ा अलग से, मैं स्पेशली बताऊंगा वैसे ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, बट फिर भी मैं ये समझ लो कि अगर यहाँ पे z है लेट्स से, तो इसी के इधर जो है, मैंने इसको और थोड़ा एक्सटेंड कर दो, जितना यहाँ से ये डिस्टेंस निकाला उतना ही ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर रखो, तो इधर जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो माइनस जेड को इंडिकेट करेगा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात। तो ये अगर मान लो मैंने इस तरीके से कोई पॉइंट सेलेक्ट किया, मैंने आर्गेन प्लेन में कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 सेलेक्ट किया, और उसी का मैंने इधर ऑरिजिन में इमेज ले लिया बोल सकते हो, तो ये माइनस z2 आ जाएगा। अब ध्यान देना, मैं यहाँ से दो इनइक्वलिटीज लिखूंगा। क्या क्या इनइक्वलिटीज? तो पहला जो मैं ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ, ध्यान देना, पहला जो मैं ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ वो मैं ये ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखना। तो इस ट्रायंगल में जरा साइड्स को कंसीडर करना।
इसको मैं ओ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रायंगल ओ ए बी में कंसिडरेशन चल रहा है अभी फिलहाल, ओ ए सी में, सॉरी, इन ट्रायंगल ओ ए सी। अगर ट्रायंगल ओ ए सी में देखो आप, तो एक साइड ओ ए जो है उसको लिख सकते ओ ए प्लस ओ सी जो है वो ए सी से बड़ा होगा, अगर ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तब, और अगर बहुत होगा तो बराबर हो सकता है। इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन Z1 Z2 एंड ये तीनों कोलिनियर हो जाएगा इस तरीके से। अगर ये तीनों कोलिनियर हो जाएगा, ये पॉइंट अगर ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है मान लो, तो ओ ए प्लस ओ सी जो है ए सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन 3 पॉइंट्स बिकम कोलिनियर। तो ट्रायंगल में बनने पे तो नहीं होगा, ट्रायंगल बनने पे तो नहीं होगा, लेकिन इसमें लिख सकते हो इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन सी ओ ए आर कोलिनियर, ठीक है। तो ऐसा मैं लिख सकता हूं, ओ ए को किस बात से रिप्रेजेंट करूं, तो ओ ए को लिख सकता हूं मॉड ऑफ Z1, और ओ सी को लिख सकता हूं मॉड ऑफ माइनस Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ए सी को मैं लिख सकता हूं Z1 और माइनस Z2 के बीच का डिस्टेंस है, तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। और मैंने पढ़ा था कि माइनस Z2 का मॉड लिखो या Z2 का मॉड लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, और इसको लिखूंगा मैं अल्टीमेटली Z1 प्लस Z2 के मॉड के बराबर। तो मेरे पास ये एक रिलेशन आ गया, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशन। ठीक है, वेन एवर यू आर अप्लाइंग मॉड और इसके अंदर कुछ लिख रहे हो, ये समझना ट्रायंगल का एक साइड लेंथ है, ट्रायंगल का 2 साइड लेंथ हो गया, ये ट्रायंगल के तीसरे साइड लेंथ से बड़ा होगा, या बहुत होगा तो बराबर होगा, पर उस केस में ट्रायंगल नहीं फॉर्म करेगा, तीनों पॉइंट्स को लीनियर हो जाएंगे। ठीक है, मैं डिटेल में और बात करूंगा कि इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, बट एनीवे दिस रिलेशन होल्ड्स गुड फॉर ऑल द कंडीशंस। ठीक है, दूसरा इनइक्वलिटी मैं लिख रहा हूं यूजिंग अनदर ट्रायंगल। I am writing another inequality using other triangle, and other triangle what? This triangle. So I am using triangle in triangle OAB, in triangle OAB, दो साइड का डिफरेंस, दो साइड का डिफरेंस दैट इज ओ ए माइनस ओ बी। अब ओ ए बड़ा होगा कि ओ बी बड़ा होगा ये मुझे नहीं पता, तो मैं एक मॉड अप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है। पर ओ ए माइनस ओ बी विल बी, ये जो है ये छोटा होगा, ये बराबर होगा किसके, ए बी के। डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, फिर से इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन पॉइंट्स आर कोलिनियर। व्हेन पॉइंट्स बिकम कोलिनियर, पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे तब इक्वलिटी होल्ड कर सकता है, कि मान लो ए ऐसे हो गया, ये बी हो गया, मान लो ये ए हो गया और ये ओ हो गया, तो ओ ए माइनस ओ बी विल बी इक्वल टू ए बी। ठीक है, ऐसा केस होने पे हो सकता है। ठीक है, बट लेस देन इक्वल टू कर दिए तो हर एक कंडीशन में दिस इज करेक्ट, एंड ओ ए इज नथिंग बट, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो तो दिस डिस्टेंस विल बी रिटन एज मॉड ऑफ Z1, कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से दिस कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ Z1, एंड OB को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ Z2। पूरे पे मॉड हम इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि Z1 का मॉड बड़ा आएगा या Z2 का मॉड बड़ा आएगा, तो कौन बड़ा आएगा नहीं पता, इसीलिए हम बाहर में एक और मॉड अप्लाई कर दिए हैं,
बस बाहर वाले मॉड का इतना ही सिग्निफिकेंस है। बट दिस क्वांटिटी विल बी लेस देन, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स विल बी लेस देन इक्वल टू third side, and third side is what? Z1 minus Z2. So this is another inequality. बड़ा खतरनाक चीज है ये, बच के रहना एकदम इससे, और बहुत बारीकी से यूज करना है इसको। बहुत गजब गजब का क्वेश्चन इस पे पूछेगा, देखेंगे कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस पे। सो दिस इज फिफ्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी पे आ जाओ। सिक्स्थ प्रॉपर्टी में जेड जेड कॉन्जुगेट जो है ये मॉड ऑफ जेड स्क्वायर के बराबर होता है। जेड जेड कॉन्जुगेट जो है वो मॉड जेड के स्क्वायर होता है, बिकॉज जेड को अगर मैं ए प्लस आयोटा बी लिखता हूँ तो जेड कॉन्जुगेट जो है वो ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा। और ये फॉर्मूला तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। मॉड जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। अगर जेड को हमने ए प्लस आयोटा बी माना है तो मॉड जेड का वैल्यू इतना हो जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ ना फिर मॉड जेड का स्क्वायर। तो जेड जेड कॉन्जुगेट जो है मॉड जेड का स्क्वायर होता है। इन पर्टिकुलर ऐसे ध्यान रखना, इफ जेड इज यूनिमॉड्यूलर, यूनिमॉड्यूलर, यूनिमॉड्यूलर का मतलब है मॉड जेड बराबर 1। इफ जेड इज, इन पर्टिकुलर इफ जेड इज यूनिमॉड्यूलर देन जेड जेड कॉन्जुगेट जो है मॉड जेड स्क्वायर यानी 1 के बराबर हो जाएगा। यानी यहां से जेड कॉन्जुगेट को 1/z लिखा जा सकता है, या जेड इज इक्वल टू 1/z कॉन्जुगेट लिखा जा सकता है, ठीक है। ध्यान देना, एक पर्टिकुलर केस है। अदरवाइज जेड कॉन्जुगेट को क्या लिखोगे? मॉड जेड का स्क्वायर बाई जेड, या जेड इज इक्वल टू लिख सकते हो मॉड जेड का स्क्वायर बाई जेड कॉन्जुगेट, जरूरत पड़ने पे, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। इसी को ध्यान में रखते हुए और कई सारे फॉर्मूले डिराइव किए जा सकते हैं। यहां से क्या क्या फॉर्मूला डिराइव किया जा सकता है देखो। चलो आगे आगे करेंगे, इसको छोड़ो, अभी अभी ज़्यादा लोड नहीं बढ़ाते, नहीं तो परेशान हो जाओगे। सो लेट इट बी लाइक दिस, दिस इज इट। कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, देखते हैं। मान लो ऐसे दिया हुआ है, a1 प्लस आयोटा b1 इंटू a2 प्लस आयोटा b2 इंटू a3 प्लस आयोटा b3 इज इक्वल टू दिया हुआ p प्लस आयोटा q, ऐसे दिया हुआ है। और a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर का वैल्यू 1 है, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का वैल्यू 2 है, a3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर का वैल्यू 3 है। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का वैल्यू बताना कितना होगा। क्वेश्चन इस तरीके से। तो आप क्या करो, दोनों साइड मॉड अप्लाई कर दो, मॉड अप्लाई कर दो दोनों साइड। तो मॉड ऑफ a1 प्लस आयोटा b1, a2 प्लस आयोटा b2, a3 प्लस आयोटा b3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ p प्लस आयोटा q हो जाएगा। इनफैक्ट स्क्वायर भी कर दो, क्योंकि रूट इन्वॉल्व होगा, रूट से बचने के लिए ये कर दिए।
और अच्छा चलो पहले इसको ऐसे लिख लो, या चाहो तो इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं, या अभी फिलहाल छोड़ दो, रहने दो, लास्ट में स्क्वायर कर लेंगे, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब मैं मॉड के प्रॉपर्टी से इसको अलग अलग मॉड में कन्वर्ट कर सकता हूँ इनटू, क्योंकि प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट में मैं इसको अलग अलग मॉड में लिख सकता हूँ। मॉड ऑफ A3 प्लस आयोटा B3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ P प्लस आयोटा Q, और इसको मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इंटू A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकता हूँ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। कई बार तो ये प्रूव करने के लिए बोलेगा आपको, कई बार क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि इसको प्रूव करो, अगर ऐसा दिया हुआ तो प्रूव करो कि ऐसा होगा, और ये जैसे ही प्रूव कर दिए दोनों साइड मॉड अप्लाई करके, तो अब आपको वैल्यू ही रखना है। इसका वैल्यू दिया हुआ है 1, इसका वैल्यू 2, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 3, और ये हो गया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का वैल्यू, इसलिए P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का वैल्यू 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर मॉड ऑफ जेड का वैल्यू, या अगर मॉड ऑफ जेड का वैल्यू 2 है, देन फाइंड करना है रेंज ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस 3 आयोटा, इसका रेंज फाइंड आउट करना है। मतलब कहने का मतलब इसका मिनिमम और इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। ध्यान देना मेरी बात पे, मैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी को अप्लाई करूंगा दो तरीके से। ध्यान देना कैसे मैं बोल रहा हूँ इसको। सबसे पहले तो मैं इसको देखूंगा कि जिसका जिसका मॉड पता हो, तो जेड का मॉड पता है और 1 प्लस 3 आयोटा का मॉड निकाल सकते हैं, तो इसको मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर में इस तरीके से ब्रेक कर दूंगा, और इसको मैं Z1 प्लस Z2 समझ रहा हूँ। ये एक साइड लेंथ लिखा हुआ है, अगर मैं इसको दो साइड लेंथ में कन्वर्ट करूंगा, यानी मॉड जेड और प्लस 1 माइनस 3 आयोटा, ठीक है, तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर में बट गया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, यानी ये दो साइड लेंथ का सम हो गया, तो दो साइड लेंथ का सम विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड लेंथ, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा। ठीक, इसी क्वांटिटी को पहला, दूसरा मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं थोड़ा स्टाइल से लिखूंगा, कैसा, जेड माइनस 1 प्लस 3 आयोटा, इसको मैं ऐसा लिखूंगा। फायदा है लिखने में, बताऊंगा। अगर मैं इसको ऐसा समझता हूं तो ये एक साइड है, और इसको अगर मैं दो साइड में कन्वर्ट करता हूं, मॉड ऑफ माइनस 1 प्लस 3 आयोटा, और इस पूरे का मॉड, क्योंकि दोनों में कौन बड़ा होगा मुझे नहीं पता, तो इस पे मॉड अप्लाई कर लिया हमने। ये दो साइड का डिफरेंस हो गया, दो साइड का डिफरेंस, जैसे ही एक बार मॉड यहाँ लगा तो एक साइड, एक बार मॉड यहाँ लगा तो ये दूसरा साइड, दो साइड का डिफरेंस विल डेफिनेटली बी लेस देन इक्वल टू थर्ड साइड। इधर वाला पार्ट छोटा होगा, दो साइड का डिफरेंस विल बी लेस देन इक्वल टू थर्ड साइड। इसको इस अंदाज में लगाते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें समझने में, यस या नो बोलो। नो सर। नो सर। नहीं समझ, तो यहाँ पे मेरे पास दो इनइक्वलिटी, अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे पहले इनइक्वलिटी से मैक्सिमम या मिनिमम में से कोई एक मिलेगा, और दूसरे इनइक्वलिटी से फिर दूसरा मिलेगा। तो अगर मैं इसको एज इट इज छोड़ दूं और यहाँ पे इसको अप्लाई करूं,
तो इस क्वांटिटी का वैल्यू लेस देन इक्वल टू मॉड जेड कितना दिया हुआ था, मॉड जेड दिया हुआ था 2, और इसका वैल्यू रूट अंडर 1² प्लस -3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, विच विल बी इक्वल टू √10। तो यानी इस क्वांटिटी का मिनिमम वैल्यू जो है ये मैक्सिमम वैल्यू 2 प्लस √10 हो गया, क्योंकि उससे जब रहेगा तो छोटा रहेगा या उसके बराबर रहेगा, उसको एक्सीड नहीं कर सकता, उसको क्रॉस नहीं कर सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है इसका, उसका हो गया 2 प्लस √10। और यहां से आप देखोगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 के बराबर, और इसको लिख सकते हैं √10 के बराबर। तो ये बेसिकली जो है वो √10 माइनस 2 हो गया। समझ आ रहा है बात? तो यानी कि इसको ऐसे मोटा मोटी समझ लो कि जेड प्लस 1 - 3 आयोटा जो है उसका वैल्यू √10 -2 के दोनों में से जो मॉड तो कभी भी नेगेटिव नहीं ना आता है, तो √10 बड़ा है तो √10 -2 इसको कर दो। मॉड के बाहर ये जब आएगा तो मॉड के बाहर जो है वो नेगेटिव नहीं लिख सकते ना, तो √10 -2 हो जाएगा। ये इससे हमेशा बड़ा रहेगा तो इसका मिनिमम वैल्यू जो हो गया वो हो गया √10 -2 के बराबर। यानी अगर आपसे कोई रेंज पूछ ले इस क्वांटिटी का, तो आप रेंज क्या बताओगे, √10 - 2 से लेकर के √10 + 2 तक रेंज हो गया इसका। क्वाड्रेटिक में कैसे रेंज निकालना सिखाए थे, मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, वैसे इसका रेंज हो गया, इस क्वांटिटी का रेंज इतना से लेके इतना तक वेरी कर सकता है। इसी को ज्योमेट्री से भी मैं निकालना सिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। इसी सारे क्वेश्चन को ज्योमेट्री से भी करना सिखाऊंगा, बट अभी नहीं, जब ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे लास्ट में तब। ठीक है। कभी कभी कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं आपको, जैसे मान लो फाइंड, ऐसे लिखा हुआ है, फाइंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी, या लेट्स से जेड माइनस आयोटा लिख दिया। इसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपको क्या करना है, इसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एडजस्ट करना है इन सच अ वे सो दैट जेड वैनिश कर जाए, जेड वैनिशेस। क्या करोगे, ध्यान देना। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, देखो मॉड के अंदर a माइनस बी हो या मॉड के अंदर b माइनस ए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मॉड के बाहर वैल्यू सेम आ जाएगा। ठीक है। तो मैं इसको एडजस्ट करके ऐसे लिखता हूँ, z+2 प्लस आयोटा माइनस जेड कर देता हूँ इसको, फायदा होगा उससे। और उसके बाद मैं इनइक्वलिटी लगाऊंगा, ट्रायंगल इनइक्वलिटी जो मैंने पढ़ा है, तो इसको मैंने आयोटा माइनस जेड कर दिया। ठीक, ध्यान देना। अगर मैं इसमें ट्रायंगल इनइक्वलिटी लगाऊंगा तो ये दो साइड का सम है, विच विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान देना मेरी बात पे। देखो तो ये सही लिखा मैंने, एक सेकेंड होल्ड। अब देखो ये सही लिखा, सोच के बताओ।
Yes, sir. Yes, sir. ये सही लिखा, ठीक है, काम बन गया। यहां से यहां तक अगर पहुंच गया तो काम बन गया। ये जेड और ये जेड कैंसिल आउट, यानी मैं लिख सकता हूं जेड प्लस टू प्लस आयोटा माइनस जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू प्लस आयोटा। ध्यान देना, लिख सकता हूं मैं ऐसा। और इसका क्या मीनिंग होगा, इसका क्या मीनिंग होगा, इसका मीनिंग होगा कि इसका मॉड वैल्यू लिख सकता हूं मैं टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू रूट अंडर फाइव। मतलब इस क्वांटिटी का जो मिनिमम वैल्यू है वो रूट फाइव के बराबर हो जाएगा। और ये क्वांटिटी जो है दिए हुए क्वांटिटी के बराबर है, इसके बराबर है। आयोटा माइनस जेड का मॉड लिखो या जेड माइनस आयोटा का मॉड लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा। समझे? तो ये एक टेक्निक है, इस तरीके से क्वेश्चन में हम इसको यूज कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे दिया हुआ जेड प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और 1 + cos θ + iota sin θ माइनस एक सेकेंड माइनस 1 + z का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। इस पूरे क्वांटिटी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा ये पता करना है, ये होमवर्क है। तो जेड जेड को इसी तरीके से कोशिश करना हटाने का, क्योंकि जेड वेरिएबल है तो जेड और जेड कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर 1 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको बचेगा सिर्फ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का मॉड, और वहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ और बातों पे जरा हम लोग चर्चा करते हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर Z1 + Z2 का मॉड मॉड ऑफ Z1 प्लस, अगर प्लस ये दोनों अलग अलग की और इक्वलिटी होल्ड कर गया, या Z1 - Z2 मैंने ऐसा लिखा और ये दोनों अगर बराबर आ गया, ये कब संभव है? व्हेन आर दीज टू रिजल्ट्स पॉसिबल? ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में इसको कैसे, कोलिनियर तो बोल के एक समझ गए थे कि कोलिनियर हो जाएगा पॉइंट, पर इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि ये कब पॉसिबल है। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, इसको जरा ध्यान से समझना। Let's say we have, this is origin, this is point Z1, and let's say इधर कहीं पे मेरे पास -Z2 है। Let's say कहीं इधर -Z2 है। ऑफ कोर्स Z2 कहीं इधर रहा होगा, इसका मतलब लेट्स से ये Z2 रहा होगा।
दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल। ध्यान देने वाली बात है, सब बातों को समझना पूरे गौर से, ठीक है। तो मैंने -Z2 को इधर रखा है, ना कि Z2 को, मैंने -Z2 को इधर रखा है, यानी Z2 दूसरे साइड होगा। लेट्स से ऐसा मैंने रखा है। अगर इस केस में मैं आपसे पूछूं, ऐसा अगर डायग्राम हो, तो आप देखो ये मॉड ऑफ Z1 हो गया, ये क्वांटिटी मॉड ऑफ -Z2 हो गया, विच विल अल्टीमेटली बी इक्वल टू मॉड ऑफ Z2, और इसको मॉड ऑफ Z2 के बराबर बोला जा सकता है, ठीक है। तो मैं पॉइंट से ऐसे डिनोट करता हूँ। ऐसे कंडीशन में मैं एक ऐसा सिनेरियो अज्यूम करता हूँ जिसमें ऐसा कुछ डायग्राम अगर अगर पॉसिबली बन रहा होगा, अगर पॉसिबली बन रहा होगा ऐसा डायग्राम, और इनको अगर मैं नाम दे देता हूँ, पॉइंट्स को, ए पॉइंट है ये पॉइंट बी पॉइंट है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ओ ए प्लस ओ बी जो है वो ए बी के बराबर है, और यहाँ से बहुत क्लियरली बोल सकता हूँ कि ओ ए मॉड Z1 के बराबर है, ओ बी जो है मॉड ऑफ -Z2 या Z2 के बराबर है, और ए बी जो है वो Z1 प्लस Z2 के बराबर है। क्या समझ में आ रहा है यहाँ से? यहाँ से बहुत क्लियर है एक बात कि Z1 और Z2 एक ही लाइन के अलॉन्ग लाई कर रहा है, माने Z2 बेसिकली इधर ही कहीं पे होगा। समझ लो, अगर ये पॉइंट P है तो ये डेफिनेटली है कि OP और OB बराबर है आपस में, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि this relation holds true when argument of Z1 and argument of Z2 are equal. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये जो है एक बार जेई मेंस में भी पूछा है और एक बार जेई एडवांस में भी पूछा है, ये चीज कि अगर ऐसा रिलेशन है देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू, और उसमें ऐसे रिलेशन है। कई बुक्स में इस रिलेशन को देखोगे बहुत लंबा प्रूव किया हुआ, बहुत लेंदी, पर हम लोग वैसा नहीं करेंगे, हम लोग इसको ज्योमेट्री से इंटरप्रेट कर लेंगे। मैं एक दूसरा डायग्राम बनाता हूँ, ये पहले वाले पार्ट को एक्सप्लेन करते हुए और दूसरे वाले पार्ट को एक्सप्लेन करते हुए मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूँ। दूसरा वाला रिलेशन भी तभी होल्ड करता है ट्रू जब Z1 Z2 का आर्ग्यूमेंट सेम है। जैसे देखो, ध्यान देना, मान लो मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, और Z1 माइनस Z2 डिफाइन करने के लिए, या लेट्स से मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, Z1 मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 लिखा हुआ है, क्लियरली मॉड ऑफ Z1 बड़ा होना चाहिए, नहीं तो फिर एक और मॉड ऐसे लगाना पड़ेगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मॉड ऑफ Z1 जो है ना वो बड़ा है मॉड ऑफ Z2 से, ठीक है। तो मॉड ऑफ Z1 जो है मैं मॉड ऑफ Z2 से बड़ा मान के चल रहा हूँ, उस हिसाब से मैंने मान लो Z1 यहाँ पे अज्यूम किया है और Z2 यहाँ पे अज्यूम किया है। लेट्स से दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज ऑरिजिन। मैं क्लियरली लिख सकता हूँ यहाँ से ओ बी माइनस ओ ए इज इक्वल टू ए बी इस केस में, और ओ बी जो है वो मॉड ऑफ Z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ ए जो है वो मॉड ऑफ Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ए बी इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग Z1 माइनस Z2 का मॉड। ऐसे केस में आप फिर से देखो, यही बात है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट्स है वो इक्वल है। ये भी कब होल्ड कर रहा है? व्हेन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 आर